देखिए यहाँ पर प्रश्न की ओर आइए। देखिए, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? इसका नाम था रेड ड्रैगन। और रेड ड्रैगन भारत कब आया था? तो रेड ड्रैगन भारत आया था 1601 ईस्वी में। कब आया था? 1601 ईस्वी में। तो भारत आने वाला दूसरा जहाज कौन था? तो भारत आने वाला दूसरा जहाज भारत आने वाला दूसरा जहाज हेक्टर था। हेक्टर था। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। भारत आया था। अब देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। और ये भारत 1601 ईस्वी में आया था। भारत आने वाला दूसरा जहाज हेक्टर था। कैप्टन हॉकिन 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और भारत में कहाँ आया था? भारत में सूरत आया था। भारत में कहाँ आया था? तो सूरत आया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। और कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों द्वारा यूरोप में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध 7 साल तक चली थी। सप्तवर्षीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध 7 साल चली थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुई जिसे हम वांडी वास के युद्ध के नाम जानते हैं। वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का समाया हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई जिसका नाम था पेरिस संधि। यह संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध युद्ध का समय माना जाता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है मुख्य कारण यूरोप में होने वाला यूरोप में होने वाला होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय एक युद्ध हुआ जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। पराजित किया था। इस पराजय के साथ ही इस पराजय के
साथ ही साथ ही भारत से भारत से फ्रांसीसी भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। सफाया हो गया। शक्ति का सफाया हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत। कर्नाटक युद्ध का अंत। युद्ध का अंत 1763 ईस्वी के पेरिस के संधि के तहत हुई थी। 1763 के पेरिस के संधि के तहत हुई थी। आइए यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करते हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या माना जाता है? माना जाता है 1756 1763 ईस्वी। मुख्य कारण माना जाता है यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसियों को पराजित किया था। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी के पेरिस के संधि के तहत हुई थी। अब देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत की स्थापना की जिसका काम घूम घूम कर न्याय करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए स्थापित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत की स्थापना की। भ्रमणशील अदालत की स्थापना की 3 बंगाल के लिए, 3 बंगाल के लिए तो वहीं 1 बिहार के लिए, 1 बिहार के लिए। अब यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली 10 अप्रैल 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। और ये कॉलेज की स्थापना नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों के प्रशिक्षण के लिए। लॉर्ड वेलेजली
स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। अब देखें यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत की स्थापना की, 3 बंगाल के लिए तो वहीं 1 बिहार के लिए। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई कब? 1947 ईस्वी को। भारत का की बात करते हैं तो याद रखना, भारतीय तिरंगे का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा तैयार की थी, लेकिन इसे विकसित रूप पेंगोई पिंगले दिया था। भारत का झंडा गीत विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है, और इसकी रचना पार्षद श्याम लाल ने किया था। और इस झंडा गीत को सर्वप्रथम 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। और देखें यहाँ पर भारतीय तिरंगे का डिजाइन, भारतीय भारतीय तिरंगे का डिजाइन, तिरंगे का डिजाइन, भारतीय तिरंगे का डिजाइन मैडम हाजी मैडम भीखाजी कामा ने तैयार की थी। मैडम भीखाजी कामा ने तैयार की थी, लेकिन इसे विकसित रूप लेकिन इसे विकसित रूप बेनगोई बेनगोई पिंगले ने दिया था। भारत का तिरंगा गीत विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है। इस गीत की रचना पार्षद श्याम लाल ने किया था। इस गीत को सर्वप्रथम 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। आइए हम देखते हैं कि भारतीय तिरंगे का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार की थी, लेकिन इसे विकसित रूप बेंगोई पिंगले ने दिया था। भारत का तिरंगा गीत विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है। इस गीत की रचना पार्षद श्यामलाल ने किया था। इस गीत को सर्वप्रथम 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी
सरोजिनी नायडू ने की थी। नायडू ने की थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की जो कांग्रेस की अध्यक्षता अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी। कौन? एनी बेसेंट। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने के श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क की धरती पर हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम मालावत्स्की एवं अमेरिकी सेनाधिकारी हेनरी ऑलकॉट ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 ईस्वी में मद्रास समीप अड्यार में स्थापित किया गया था, लेकिन भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। देखें, थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। स्थापना कौन किया था? जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी हेनरी ऑलकॉट को जाता है। मुख्यालय थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया था? मद्रास के समीप अड्यार। मद्रास समीप अड्यार। किसने इसे लोकप्रिय बना था? भारत में इसे एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाई थी। यहाँ पर देखें, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सेनाधिकारी हेनरी ऑलकॉट को जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास के समीप अड्यार में। भारत में इसे एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाई थी। कौन? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में। कहाँ?
अजमेर में। कहाँ हुई थी? 1875 ईस्वी में अजमेर में। और 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में इसको पहले क्या कहा जाता था? इसे जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता था। पहले जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता था। जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता था। अब देखें यहाँ पर क्या है? यहाँ देखें, हिंदू कॉलेज कलकत्ता का स्थापना 1817 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी कहाँ? अजमेर में। दिल्ली कॉलेज का स्थापना 1792 ईस्वी में। और पहले से क्या कहा जाता था? जाकिर हुसैन। अभी वर्तमान समय में इसे जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता है। जाकिर हुसैन कॉलेज। यहाँ पर है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो। और ये कब किया? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा इसको हत्या कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। वह अपराधी का क्या नाम था? शेर अली। शेर अली। शेर अली अफरीदी। देखो यहाँ पर लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में जिस अपराधी ने किया उसका नाम क्या था? शेर अली अफरीदी। लॉर्ड रिपन की बात है तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड कर्जन समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। लॉर्ड कर्जन समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लेकिन लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर देखिए क्या है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। अब देखें कि लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी? 1872 में। कौन किया था? शेर अली अफरीदी नामक अपराधी ने। लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर है कि लाल पाल और पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। ये अध्यक्षता कब किया था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में। आइए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक 1893 ईस्वी में कहाँ? तो महाराष्ट्र की धरती पर क्या? तो गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था। 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर कौन सा शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था? शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था।
बिपिन चंद्र पाल कौन थे? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता। अब देखो यहां पर की बात करते हैं। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। कब? 1920। कौन? कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का ये विशेष अधिवेशन था। बाल गंगाधर तिलक 1893 महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव, 1895 में महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। अब देखें यहां पर क्या है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 सूची 2। सूची 2। अब देखो चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? तो चटगांव शस्त्रागार कौन थे? सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र से कौन जुड़ा हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र से कौन था? बोलो। यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र से वासुदेव बलवंत फड़के। 79 का क्या होता है? ई। गदर पार्टी से कौन? लाला हरदयाल। और लाहौर षड्यंत्र से कौन? ये। अब यहाँ पर एक का 2। 1 का 2 है नहीं। इसका सही आंसर ई होगा। सही आंसर ई। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी। देश की आजादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देश की आजादी समय यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? और यह है तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर। सही आंसर ये हो जाता है। श्री राजगोपालाचारी को इतिहास में किस नाम जानते हैं? राजा जी। राजा जी के नाम जानते हैं। अब सरदार पटेल को इतिहास में क्या नाम जानते हैं? लौह पुरुष। लौह पुरुष। सरदार भारत के बिस्मार्क। मोतीलाल नेहरू। अब देखो मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अब देखो गोविंद बल्लभ पंत साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध कहां से किया था? लखनऊ की धरती से। कहां से किया था? लखनऊ की धरती से। अब है राजगोपालाचारी किस नाम जानते हैं? राजगोपालाचारी को इतिहास में हम राजा जी के नाम जानते हैं। पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष, सरदार, भारत के बिस्मार्क। गोविंद बल्लभ पंत को साइमन कमीशन का विरोध किया। कहाँ? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया था? तो 1948 में। कब? 6 अप्रैल 1948 को। किसने पढ़ा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रहेगा?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया? 6 अप्रैल 1948। किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि याद रखना है कि प्लेटफॉर्म की सरजमी पर पीजीटी बैच की आगाज हो चुकी है। ये पीजीटी बैच, यह प्लेटफॉर्म की धरती पर विजेता बैच की आगाज हो चुकी है। ये विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। इस बैच को काफी गहराई के साथ पढ़ाया जाएगा। इस बैच को हम जितना गहराई के साथ पढ़ाते हैं यह रूप किसी और बैच में नहीं देखने को मिलेगा। विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। इस बैच को काफी गहराई के साथ पढ़ाया जाएगा। इस बैच में हम जिस अंदाज में पढ़ाएंगे यह अंदाज किसी और बैच में देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिए, एक प्रैक्टिस सेट भी चालू किया गया है प्लेटफॉर्म की धरती पर, जिसका नाम है संपूर्ण इतिहास। इसमें 2000 प्रश्न होंगे। जब हम 2000 प्रश्न का बारीकी के साथ डिस्कशन कराएंगे 4 ऑप्शन के साथ, तो प्रश्न की कुल संख्या 90,000 या 1 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है। यह भी बैच प्रैक्टिस सेट पीजीटी और टीजीटी के साथ साथ हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ, इसे प्रचार मत समझिए, हकीकत है। और इस दोनों बैच के साथ आप जुड़िए। इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं, इसका फायदा ये होगा कि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, और जब कंटिन्यू तैयारी रहेगी तभी तो आपका रिजल्ट होगा। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? इंग्लैंड। शेक्सपियर की रचना क्या? शेक्सपियर की रचना, शेक्सपियर की क्या रचना है? शेक्सपियर की रचना मैकबेथ, मैकबेथ है। और क्या है? हैमलेट। मैकबेथ और हैमलेट शेक्सपियर की रचना है। आइए, याद रखना है कालिदास की तुलना, कालिदास की तुलना भारत के कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को, कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास की शेक्सपियर की रचना क्या है? मैकबेथ और हैमलेट। अमेरिकी क्रांति का समय क्या है? 1775 से 1783 से। फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या? 14 जुलाई 1789 से। अब देखें यहाँ पर, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कौन थे? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। मार्टिन लूथर, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे, और मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए, तो मार्टिन लूथर के विरोधी कैथोलिक कहलाए। अब देखें, धर्म सुधार आंदोलन आंदोलन की शुरुआत कहां से? इंग्लैंड से। प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के समर्थक क्या कहलाए? मार्टिन लूथर के समर्थक क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। तो विरोधी क्या कहलाए? मार्टिन लूथर के विरोधी क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए। क्या कहलाए? कैथोलिक। धर्म सुधार आंदोलन की जब हम बात करते हैं
धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन का इंग्लैंड से प्रारंभ है। इसके प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। समर्थक कौन थे? प्रोटेस्ट। और विरोधी, मार्टिन लूथर के विरोधी क्या कहले? कैथोलिक कहला। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1970 को पहला स्कूल स्थापित किया था और बढ़ावा लखन सेन में करवाया था? याद रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात, इन्हें क्या कहा गया है? भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न और इन्हें अजात शत्रु कहा गया है। अजात अजात शत्रु कहा गया है। ब्रजकिशोर जी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर का उद्देश्य था 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से ऑपरेशन जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया था। भारत बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? इनमें से कोई नहीं। कर्पूरी सागर, कर्पूरी ठाकुर। कब? 1967 से 1968 के दौरान। 1967 से 1968 के दौरान याद रखिएगा। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? और ये कर्पूरी ठाकुर। और याद रखना कब? 1967 से 1968 के दौरान। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया था? कौन किया था? तो सुशील कुमार मोदी। और कब प्रस्तुत किया था? 2008 से 2009 के दौरान बजट में, 2008-9 के बजट में। इनमें से सत्य कथन पहचान करे। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे, सही है। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे, सही है। तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर आदि आते थे, ये सही है। तो इसका सही 1, 2, 3 सही आंसर डी। आइए यहाँ पर, जेकोबिन क्लब क्या है? एक राजनीतिक समूह का अड्डा है। और भारत का ये जेकोबिन क्लब फ्रांस का क्लब है। और भारत का राजा टीपू सुल्तान जेकोबिन दल का सदस्य बना था। और फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। देखो यहाँ पर जेकोबिन, जैकोबिन जैकोबिन क्लब क्लब
फ्रांस का फ्रांस का क्लब था। टीपू सुल्तान सुल्तान जैकोबिन दल से संबंधित था। टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी अपनी राजधानी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। अब यहां पर देखिए क्या था। जैकोबिन क्लब कहाँ का था? तो देखो ये जैकोबिन क्लब फ्रांस का क्लब था। तो जो लोग इस दल के सदस्य होते थे फ्रांस उसका साथ देता था। और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब से संबंधित था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। अब देखिए यहां पर याद रखना है, प्लेटफॉर्म की सरजमी पर इतिहास का विजेता बैच प्रारंभ हो गया है। यह विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। इस बैच को काफी गहराई के साथ पढ़ाया जाएगा। जिस अंदाज में हम विजेता बैच में इतिहास पढ़ाएंगे यह अंदाज किसी और बैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिए, विजेता बैच इतिहास का। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की सरजमी पर एक प्रैक्टिस सेट लाया गया है और यह है चैप्टर वाइज, जिसका नाम है संपूर्ण इतिहास। इसमें 2000 प्रश्न होंगे। जब 2000 प्रश्न का हम बारीकी के साथ डिस्कशन कराएंगे तो प्रश्न की कुल संख्या 90,000, 1,00,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। यहां देखिए, यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन थी? इस समाजवादी। याद रखना, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोधी था और संपत्ति पर संपूर्ण समाज के अधिकार का समर्थक था। देखिए यहां पर समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति के विरोधी थे। संपत्ति पर संपूर्ण समाज के अधिकार का समर्थन करते थे। देखिए यहाँ पर समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे, संपत्ति पर संपूर्ण समाज के अधिकार का समर्थन करते थे। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ था? फरवरी 1917 ईस्वी में। याद रखना है, 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई जिसे रूसी क्रांति कहा गया। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति के नायक लेनिन था तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। देखें 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति रूस के शासक को जार कहा जाता था। 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। हाँ, तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया है। अब देखें यहाँ पर क्या है। 1917 ईस्वी रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? इस आंसर को सुधार कर लीजिए और इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी। यह आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। यह आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। यह आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। हिटलर को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय पहला युद्ध कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि।
पेरिस संधि। और यह संधि कब हुई थी? 1783 से। इंग्लैंड, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। इंग्लैंड की धरती पर 1688 ईस्वी में कौन सा गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति को क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति। और ये गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के सम्राट किसको? जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। किसके समय? जार निकोलस द्वितीय के समय में। जार निकोलस द्वितीय के समय में। जार निकोलस द्वितीय के समय में। ओटो बिस्मार्क निम्न से कहाँ का राजा हो सीखा? जर्मनी का। जर्मनी का। yes, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? किसका? इनमें से कोई नहीं। किसका हाथ था? ब्लैक हेड का। ब्लैक हेड क्रांतिकारी संस्था थे ब्लैक हेड। प्रथम डर्बी 1709 में किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? जॉन के। टाइपराइटर का आविष्कार कौन किया था? सोल्स। कौन किया था? सोल्स। निम्न में से किसने अटलांटिक चार्टर जारी रखा था? तो कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन लागू किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। उद्देश्य क्या था? ये कब अटलांटिक चार्टर जारी किया गया था? 1941 से। उद्देश्य क्या था? शांति का वातावरण तैयार करना। अब है निम्न में से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया? रूजवेल्ट। याद रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 1941 ईस्वी में अटलांटिक चार्टर जारी किया, जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति का वातावरण तैयार करना। यहां देखिए, किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? मास्की। अशोक के लिए अशोक नाम को लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। मास्की वर्तमान समय कर्नाटक में स्थित है
तो वहीं गुर्जरा अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देखें यहाँ पर अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख, अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख, नाम का उल्लेख, अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में किया गया है, किया गया है। मास्की वर्तमान समय में, मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। तो वहीं गुर्जरा अभिलेख, अभिलेख अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है। भबरू अभिलेख कहाँ स्थित है? राजस्थान। भबरू अभिलेख राजस्थान में है। इस अभिलेख में अब तो क्या कहता है? जी हाँ, मैं मगध का सम्राट हूं। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में अशोक कहता है, अशोक कहता है कि हाँ, मैं मगध का, जी हाँ, मैं मगध का सम्राट हूं। फिर हमें अभिलेख से क्या मिलता है? कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी। अब देखें यहाँ पर अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में किया गया है। मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, तो वहीं गुर्जरा अभिलेख वर्तमान समय मध्य प्रदेश में स्थित है। भबरू राजस्थान में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक कहता है, जी हाँ, मैं मगध का सम्राट हूं। लेख कहा है? कलिंग में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश ने प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर हैटमैन नामक एटम बम गिराया था। जापान, यहाँ पर जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक एटम बम गिराया गया था। फैटमैन। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ
कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। निम्न से कौन गुमास्तों से संबंधित है? कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है आधी जानकारी। सिंधु सभ्यता काल के लोग सिंधु सभ्यता काल के लोग लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक इसलिए सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की सिंधु ओहो देखें, सिंधु सभ्यता काल के लोग सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुने। सूची 1 सूची 2 हड़प्पा। तो हड़प्पा का उत्खनन को दयाराम साहनी। आइए यहाँ पर अब यहाँ पर हम हस्तिनापुर देखेंगे। अब देखिए हस्तिनापुर, हड़प्पा, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। सही आंसर सी। पुरुषपुर को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? इनमें से कोई नहीं। और पुरुषपुर को कौन बनाया था? कनिष्क। पुरुषपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में है। यहाँ पर कनिष्क ने संघाराम नामक बौद्ध विहार का निर्माण किया था। यहाँ पर कनिष्क ने संघाराम नामक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द आया है। ब्रिसल शब्द, इसका आशय क्या होता है? निम्न कुल। ब्रिसल का आशय होता है निम्न कुल। अशोक पुराण में अशोक के लिए पुराण में अशोक के लिए कौन सा नाम आया है? अशोक वर्धन नाम आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात इसे इतिहास में हम देवराय एवं देवगुप्त के नाम जानते हैं। देवराय एवं देवगुप्त के नाम जानते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ? तो वैशाली में दी गई थी। वैशाली में बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी। देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी। श्रावस्ती, बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी। अब देखें यहाँ पर बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? राजगीर थी। बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, उसमें क्या है? इंडिका की रचना कौन? मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज। दिव्यादान क्या है? बौद्ध ग्रंथ। इससे पता चलता है कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह, इससे पता चलता है तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। अर्थशास्त्र किसकी रचना? चाणक्य रचना। इसका संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है? राजनीति से।
मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। यह स्पष्ट रूप से उनके किस अभिलेख से होता है? तेईस से। 23 से बताना है। 109। कौन? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। कलिंग शिलालेख याद रखना है। अशोक अपने राज्याभिषेक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने की सिक्का चलाया था? कौन ने चलाया था? सातवाहनों का समाज समाज मातृ सत्तात्मक थी। शक शक शासकों में प्रसिद्ध शक राजा कौन था? रुद्र दामन प्रथम। प्रथम का गिरनार अभिलेख अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख माना जाता है। एवं बड़ा अभिलेख माना जाता है। बड़ा अभिलेख माना जाता है। आज यहीं तक रहता है। ठीक है। जय हिंद।